बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कतर पर इस्राएली हमले के 72 घंटे बाद लगभग और अब से कुछ घंटे पहले फाइनली कतरी वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो चुकी है अमेरिका में, क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इजलास के लिए पहुंचे हुए थे पहले अमेरिका में। तो ये अहम मुलाकात हुई है। इसमें क्या निकला है, क्या वादे, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कतरी वज़ीर आज़म को, क्या फैसले हुए हैं जवाबी कार्रवाई को लेकर, ये सारी तफसीलात आपके साथ कुछ देर में शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि कुछ अहम इत्तेहादी हैं इसराइल के, जिन्होंने फाइनली अब इसराइल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ लाताल्लुकी नहीं बल्कि सख्त इकदामात का इंदिया भी दे दिया है। ये कौन कौन से इत्तेहादी हैं आपको बताते हैं, और फिर आपको खबर देंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से फाइनली करारदाद फ़लस्तीन के हक में मंजूर कर ली गई है। और ऐसा हैरानकुन तौर पर देखा गया कि बहुत से ऐसे मुखालिफिन मुस्लिम उम्मा के या फ़लस्तीन के, उन्होंने इसके हक में वोट दिया है। और साथ में हमने ये भी देखा है कि बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है इसराइल को इस करारदाद के जरिए। लेकिन क्या इसका कोई असर होगा, इसका जायजा लेने की भी कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, नेपाल का कुछ फॉलोअप स्टोरीज हैं, कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो नेपाल के अंदर जेंजीज की तरफ से अपनी जो मुंतखब करदा साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको चार्ज दिया गया है हुकूमत का। उनकी तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं, अगली हुकूमत और इंतखाबात के लिए क्या फैसले हुए हैं, और साथ में कुछ हैरानकुन चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं उस दावे के बारे में जो हमने आपसे किया था। और वो दावा ये था कि हुकूमत गिराने में नेपाल की मुकम्मल तौर पे रॉ का और मोदी सरकार का हाथ है। अब ये एक्सपोज हो चुका है। उनके अपने रॉ के ऑफिशियल की तरफ से कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले क्या पेशगोइयां की गई थी नेपाल में हुकूमत के गिरने को लेकर, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे, जिससे आपको वाजे हो जाएगा कि भारत जो है कहां कहां अपने पंजे जो है वो गाड़े हुए हैं। और जहां जहां आपको भारत के फुटप्रिंट्स नजर आएंगे वहां पे आपको तखरीबकारी, साजिश, जलाओ घेराव या फिर हुकूमतों के तख्ते उलटते हुए दिखाई देंगे। तो इसको लेके कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय स्पॉन्सर्ड और भारतीय भेजे गए ख्वारिज को ठिकाने लगाया गया है। 35 ऐसे ख्वारिज थे जो कि सरपरस्ती में भारत के पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते थे, उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के अंदर 12 जवान शहीद भी हुए हैं। कहाँ कहाँ ये कार्रवाइयाँ हुई, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता सुबह फजर की नमाज के बाद कुछ विजुअल्स देखे गए, जिसने बहुत ही ज़्यादा तशवीश पैदा कर दी है तमाम मुस्लिम उम्मा के अंदर, क्योंकि हमारे दिलों के बहुत करीब है, बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। और हमारी जान कुर्बान आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी जो आखिरी आरामगाह है, वहाँ पर इस तरह की मिसाइल के इंटरसेप्ट होने की जो खबरें थी, इसकी हकीकत क्या है, ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और मुमकिनात क्या हैं, इसको लेके कुछ अहम फैक्ट्स और कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा जुड़े रहिए, क्योंकि ये सारी बहुत ही अहम मालूमात है जो कि आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, वो उस मुलाकात की है जिसका शिद्दत से इंतज़ार था, और फाइनली कतरी वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई है। जो डिटेल सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। और कतर पर इसराइल के हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ये मुलाकात जुम्मे को अमेरिकी वक्त के मुताबिक डिनर के मौके पर हुई, जिसमें मशरक़ वुस्ता के लिए अमेरिकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। और व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की तस्दीक की, लेकिन तफसीलात उन्होंने जारी नहीं की हैं। दूसरी जानिब कहा गया है कि अमेरिका में कतरी मिशन के नायब सरबराह ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी सदर के साथ ज़बरदस्त इशाया अभी ख़त्म हुआ है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर के साथ इशाये से कबल कतरी वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से भी 1 घंटे से ज़ायद की तफसीली मुलाकात की है। तो कतर की वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी हुकाम से मुलाकात में ख़ित्ते की सिक्योरिटी हाल के तनाजुर में अमेरिका और कतर के माबैन गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने पर गौर किया गया है। साथ ही बताया गया है कि अमेरिका ने अमन के क़याम और सालिसी के लिए कतर की काविशों का एतराफ़ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कतर ख़ित्ते में अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। तो वही हुआ जिसका खदशा था। अभी तक कोई सिग्निफिकेंट या ऐसा वाज़े मौक़िफ़ या जवाब कतर की तरफ से सामने नहीं आ सका जिसकी ज़रूरत है, जिसके ज़रिए नेतन्याहू को, जिसके ज़रिए इजराइल को लगाम डाली जा सकती है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अमेरिका ने प्लान ही कुछ ऐसा किया है कि कतर को कायल करना और उन्हें ठंडा करना निस्बतन टर्की से आसान होगा। इसीलिए इस साजिश को, इस हमले को दोहा में प्लान किया गया है। और
और अब जो देखना बाकी है कि कल जो इजलास होने जा रहा है अरब ममालिक का, मुस्लिम ममालिक का, उसके अंदर क्या कोई हतमी फैसला हो पाता है। अगर उसमें भी कोई बड़ा फैसला मुंह तोड़ जवाब का ना हुआ तो फिर हमें मेरे ख्याल में फातिहा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे ख्याल में सलामती की ज़मानत कोई भी सुपर पावर से लेकर कोई अरब ममालिक नहीं दे सकता। अगर आप जिस तरह का जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया है मई में, अगर उस तरह का जवाब आप नहीं देते, या कम अज़ कम जिस तरह का ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है, अगर आप उस तरह का जवाब नहीं देते या कतर नहीं देता, अरब ममालिक मुश्तरका तौर पे नहीं देते, तो फिर मेरे ख्याल में सबको अपनी अपनी खैर मनानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं अमेरिका बहादुर की तरफ से, वो भी सुन लीजिए। ट्रंप ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को इसराइली हमले जैसा इक़दाम दोबारा ना होने का यकीन दिलाया है। अमेरिकी मंदूब की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब डोरोथी शिया ने कहा है कि सदर ट्रंप ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया है कि इसराइली हमले जैसे इक़दाम दोबारा नहीं होंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि नेतन्याहू समेत अमेरिका में इसराइली सफ़ीर की तरफ से दोबारा धमकी दी गई है कि उनके अहदाफ जहां जहां पर होंगे वो उन्हें दोबारा निशाना बनाएंगे। तो ये ऐसा नाकाबू किस्म का शैतान है जिससे आप कुछ भी वईद कर सकते हैं कि वो अपने अल्फाज पे, अपने वादों पे, ना तो उसने पहले उसकी पासदारी की है, ना पहले अमल किया है, ना वो मुस्तकबिल में अमल करेगा। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका भी आएँ बाएँ शाएँ करने लगता है, अमेरिका खुद को लाताल्लुक़ करने लगता है। हालांकि अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना इसराइल है, क्योंकि अमेरिका की शय के बगैर ये हो ही नहीं सकता। कतर में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमलों के मामले पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में बात करते हुए अमेरिकी मंदूब ने कहा कि सदर ट्रंप ने अमीर कतर और कतरी वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया है कि ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। डोरोथी शिया ने कहा है कि सदर ट्रंप गज़ा से तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहते हैं। उनको यकीन है कि यह अमन की जानिब एक मौका हो सकता है। अमेरिका इन दोनों मकासद के हसूल समेत इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए भी काम करता रहेगा। अगर आप वाकई में संजीदा होते हैं ना अपने कैदियों की रिहाई के लिए, तो फिर इस तरह की मजमूम और जाहिराना हरकत ना की जाती। आपने खुद इस कॉज को नुकसान पहुंचाया है, आपने उन तमाम लवाहिकीन को, उन फैमिलीज़ को नाउमीद किया है, मायूस किया है, जो आस लगाए बैठे थे कि शायद अब मामला ठंडा हो सके, अब सीज़ फायर हो सके, उनके जो लोग कैद में हैं वो वापस आ सकें। लेकिन अब इसका अमली तौर पर होना मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसराइल अमन की ज़ुबान, शराफत की बात समझता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, लातों के बूत बातों से नहीं मानते, तो ये सिर्फ थप्पड़ की ज़ुबान समझते हैं, ये सिर्फ घूंसों, लातों की और बॉम्ब की या गोली की ज़ुबान समझते हैं। ये बातों से या मुज़ाकरात से कायल नहीं होते। ये पूरी दुनिया को समझ आना चाहिए। अच्छा, अगली खबर क्या है? बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए हैं जनाब, और कतर में कार्रवाई की शदीद मजम्मत की गई है। सारे बड़े करीबी इत्तेहादी हैं अमेरिका के, इसराइल के, लेकिन अब इनका सबर भी जवाब दे गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को खतरे में डाल सकती है, जबकि यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो गजा में जंग के खात्मे के लिए कतर की सालिसी की जो कोशिशें हैं उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और इसके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। इसके अलावा ख्याल रहे कि इसराइल ने 9 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर जो फ़िज़ाई हमला किया था, उसके बाद जो रिएक्शन है उसमें मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज तो पहले ही हो रहे थे, रैलियाँ निकाली जा रही थी, मुख्तलिफ इवेंट्स वर्ल्ड लेवल के मुख्तलिफ ममालिक के जो होते हैं उन तमाम इवेंट्स को हमने देखा कि फ़लस्तीनियों के नाम मंसूब कर दिया गया, उन्हें डेडिकेट कर दिया गया। और अब जबकि ये जारियाना हरकतें नेतन्याहू की दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद जो अहम इत्तेहादी हैं, एलाइज़ हैं, वो भी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो घेरा मुसलसल नेतन्याहू के खिलाफ उसके गिर्द तंग होता जा रहा है, क्योंकि उसको भी अब ये पता है कि उसका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ मामले को भड़काए रखने में है। जिस दिन ये आग ठंडी हो गई उस दिन जो फांसी का फंदा है वो उसके गले तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, कुछ और भी पेशरफ्त है, और वो खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रियासत फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई है। यूएन जनरल असम्बली ने फ्रांस, सऊदी अरब की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद जुम्मे को भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है, और इसके अंदर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के हक़ में 142 ममालिक ने वोट दिया, जबकि अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने इसकी मुखालफत में वोट दिया है। तो अमेरिका को भी सोचना होगा कि अब वो किन ममालिक के साथ सफ में खड़ा हो चुका है। आप देखिए, इनमें से कोई एक मुल्क भी काबिल ज़िक्र नहीं है जो 10 ममालिक जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया है। लेकिन हैरानकुन तौर पे वो भारत, जो कि हमेशा से अपने दोगले किरदार की वजह से, डुअल फेस की वजह से, मुनाफिकत की वजह से, अपने मुतासिबाना रवैये और हरकत और पॉलिसी की वजह से पहचाना जाता है, इस बार भी उसने वही किया जो उसकी रिवायत है। एक तरफ तो वो बड़ी बड़ी मिलियन ऑफ डॉलर्स
डॉलर्स की, बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स कर रहे हैं इसराइल के साथ। नजरियाती कज़न भी हैं, सेम मॉडल के ऊपर जिस तरह से वो गजा के ऊपर मजालिम ढाते हैं या कश्मीरियों के ऊपर, अक़लियतों के ऊपर मजालिम ढाते हैं मोदी सरकार। लेकिन अब यहाँ पे उनको पता है कि कतर के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं और यहाँ से क्योंकि पैसा आना है, यहाँ से बिज़नेस आना है, तो यहाँ पे अब यहाँ फ़लस्तीन के हक़ में वोट भी दिया जा रहा है, कतर के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, इजरायली हमले की मजम्मत की जा रही है। लेकिन साथ में इसराइल के साथ जो मोहब्बत की पींगें हैं, जो दिफाई ताउन है, जो तिजारत है, जो ट्रेड है, जो मुख्तलिफ मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हैं, वो भी जारी व सारी है। 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक MOU के ऊपर, मुआहिदे के ऊपर, जिसके अंदर तिजारत था, दीगर मामलों में ताउन था, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुआहिदे के ऊपर दस्तखत हुए दोनों ममालिक के दरमियान। और दोनों सेम मॉडल के ऊपर अमल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में आपको याद होगा कि इसराइल ने किस तरह से भारत का साथ दिया, मैन पावर भी और जो अपनी टेक्नोलॉजी थी उसकी जो फैसिलिटेशन थी, वो सारा कुछ हुआ और उसका एतराफ़ नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। तो अब ये भारत की तरफ से डबल गेम फिर से की जा रही है। लेकिन बहरहाल खुशाइन बात यह है कि करारदाद की तफसीलात के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एलामिया है, जुलाई में सऊदिया और फ्रांस की मेज़बानी में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ठोस नाकाबिले वापसी इक़दाम करने पर इसमें जोर दिया गया है। और करारदाद के मतन में यह भी कहा गया है कि UN जनरल असम्बली 7 अक्टूबर को इसराइल के आम शहरियों पर फ़लस्तीनी तंजीम के हमलों की मजम्मत करती है। तंजीम को तमाम यरगमालियों को आज़ाद करना होगा। तो अब देखते हैं कि इसका कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड है इसराइल का इस तरह की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको वायलेट करने का, उन पे अमल ना करने का। तो इस बार कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और वो मामला है नेपाल के अंदर हुकूमत की तब्दीली का। फाइनली गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता शब नेपाल की तारीख में पहली बार खातून को वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया है। उस पर वो फायज हो चुकी हैं। 73 साल साबिक चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की मुल्क की पहली खातून अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गई हैं, जो कि जनजी की तरफ से नॉमिनेट की गई थी और अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए उन्हें नामजद किया गया था। साथ ही नाज़रीन, नेपाल की जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, उन्होंने एहतजाजी रहनुमाओं के साथ एक मुआहदे पर पहुंचने के बाद जुम्मे को देर के एक मुख्तसर तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ उठाया और आइंदा इंतखाबात तक अबूरी हुकूमत की क़यादत करने का फैसला भी किया है। साथ में वज़ीर आज़म सुशीला कार्की ने ओहदा संभालते ही पार्लियामेंट तहलील करके आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया और इलेक्शंस अगले साल 5 मार्च को होंगे। तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि ये वाज़ेह होना चाहिए कि हुकूमत अवामी जो उमंगे हैं उसके मुताबिक हो, जमहूरी अंदाज में उसको लाया जाए और डिलीवर करने वाली हो जैसी कि अवाम चाहते हैं। और यकीनी तौर पे मुसलत करदा जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। और ये जो इनकलाब आया है जनजी के ज़रिए, यूथ के ज़रिए, उम्मीद करते हैं कि नेपाल के ना सिर्फ हालात बेहतर होंगे बल्कि वहाँ पर अवाम के मयार ज़िंदगी को भी अब बेहतर किया जा सकेगा। जो करप्शन थी, जो रोक टोक थी, जो बिला वजह पाबंदियाँ थी, उसका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। लेकिन नाज़रीन, मामले में, कहानी में ट्विस्ट वहाँ पर आता है जहाँ पे भारत की एंट्री होती है और ये जो साजिश है किस तरह से एक्सपोज हुई, सुन लीजिए खुद रॉ का एजेंट क्या कहता है उसी की जुबानी। सर देखो, आज मैं ये बोल रहा हूँ, शायद आज 12 तारीख है, कितनी है सर जी? आज 12 तारीख है ना सर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आपको बहुत, अभी शायद मैं चला जाऊंगा यहाँ से और आपको मेरा एक शॉकिंग याद आएगा कि लकी बिस्ट क्या बोल कर गया सर। आप नोट करिए, विदिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है। नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। कौन है इसके पीछे सर? एजेंसी। मैंने आपको क्या बोला सर? और ये बड़ी ताज्जुब वाली कि नेपाल में जितना सिविलियन नहीं होगा उससे ज्यादा एजेंसी के लोग होंगे सर। मैंने आपसे 20 लाख रुपए की मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं। मैंने 12 तारीख को ये कह रहा हूँ, ये दुनिया के किसी न्यूज़पेपर में नहीं आ रखा सर अभी तक। अब वर्ल्ड का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो। लेकिन मैं आपको आज यहाँ कह रहा हूँ कि 20 दिन 15 दिन 25 दिन 1 महीने के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिर रही है सर। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है इन्फॉर्मेशन सर। तो मैं आपके न्यूज़ के लिए पहले देख के बता के जा रहा हूँ। आप बोलोगे 12 तारीख को कोई बोल कर गया था और 1 महीने में नेपाल की गवर्नमेंट गिर गई सर। अच्छा नाज़रीन, ये है लकी भिषट, जिसकी तरफ से दावा किया गया कुछ महीना पहले और उसने एक्सपोज कर दिया रॉ की साजिश को। रॉ की बड़ी जो खेप है वो नेपाल के अंदर ऑपरेट करती है और उनका इस हद तक अमल दखल है कि उन्होंने हुकूमत का जो तख्ता था उसे उलट दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये खदशा था कि नेपाल की हुकूमत उनके हक में नहीं है। उनके साथ जिस तरह का एक ताल्लुक अमूमी तौर पर नेपाल की हुकूमतों का होता है, ये हुकूमत
ज़रा खिंचाव का शिकार है, तनाव का शिकार है। जो इस तरह से जो डील्स हैं, जो माहदे हैं, वो नहीं हो पा रहे, वो करप्शन नहीं हो पा रही जो माजी में होती थी। तो बिरादी तौर पे उन्होंने सारा ग्राउंड बनाया, बेस बनाई और उसके लिए यूथ को इस्तेमाल किया। कुछ गलत फैसले नेपाली वज़ीर आज़म की तरफ से भी हुए हैं जो कि उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित हुए हैं। लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि इन भारत के साथ जो तनाव की वजह थी, एक मेन वजह रही है और रॉ ने फाइनली इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। साबिक इंटेलिजेंस एहलकार की इस पेशगोई को हकीकत बनने में भले ही चंद हफ्ते की बजाय चंद महीने लग गए हों, मगर एक बात तो साबित हो गई है कि नेपाल में हुकूमत मुखालिफ जज्बात भड़काने और वज़ीर आज़म KP शर्मा को इस्तीफा देने पर मजबूर करने में हिंदुस्तान, इसकी लॉबी, रॉ के एजेंट्स और भारत नवाज नेपाली एहलकारों का पूरा पूरा हाथ था। क्योंकि जब से शर्मा ने हुकूमत संभाली थी, नेपाल और भारत के ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार थे। और फिर हमने आपको बताया कि जिस तरह से कुछ करप्शन के केसेस थे और साथ में जो सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर पाबंदी है, ये बहुत गलत फैसला था जिसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा बौखला गई और वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा कि जी इस किस्म की रोक, जब क्योंकि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, एक तो आप उनको इजहार राय का हक उनसे छीन लेते हैं, साथ में फिर जो बेरोज़गारी थी एक बड़ा मसला था। वहाँ पर बहुत से लोग वाबस्ता हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो मुख्तलिफ ऐप से सोशल मीडिया की उसके ज़रिए अपना रोज़गार कमा रहे थे, तो आपने उनको भी बेरोज़गार कर दिया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शदीद और अचानक रद्द अमल था। फिर उसमें कुछ हलाकतें भी हो गई और रही सही कसर उस हुकूमत के जाने की ये बनी। फिर आर्मी को ज़ाहिर बात है उसमें इंटरवीन करना पड़ा और अब फाइनली साबिक चीफ जस्टिस को ये चार्ज संभालना पड़ा है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अगले महीने मार्च में वो इंतखाबात कराने जा रही है। लेकिन बच के रहना होगा इस नई हुकूमत को भी और अगली हुकूमत को भी कि भारत की जो साजिश है वो दोबारा से कार फरमा ना हो जाए और नेपाल के हालात को दोबारा से ख़राब ना कर दिया जाए। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। अगली खबर है ख्वारिजियों को मारने की खबर। पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हुई हैं, 35 ख्वारिज हलाक और 12 जवान इसमें शहीद हुए हैं। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजौड़ में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान जवानों ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया है और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो भारत बाज नहीं आ रहा, हम भी उन्हें ठिकाने लगाने से बाज नहीं आएंगे। ISPR ने बताया कि झड़प जनूबी वज़ीरिस्तान में पेश आई, जहां मजीद 13 ख्वारिज को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया और साथ ही शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान नाज़रीन वतन के 12 बहादुर सबूत भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। तो हम उनके लवाहिकीन से यकजहती का इजहार करते हैं। यकीनी तौर पर उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आखिरी खबर है नाज़रीन हमारे दिलों के बहुत करीब मस्जिद नबवी और वहाँ पे गुज़िश्ता फजर की नमाज के बाद हमने देखा है कि एक मिसाइल आता हुआ देखा, एक रोशनी फ़िज़ा में जगमगाती हुई। लोगों ने पहले धमाके की आवाज़ सुनी है जो यानी शाहिदीन थे उनके मुताबिक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मदहम होती गई है। बज़ाहिर ये एक मिसाइल था जिसे इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई। लेकिन जो यमन की मज़ाहमतकार तंजीम है उनकी स्टेटमेंट ज़रूर सामने आ चुकी है कि हमने ये मिसाइल फायर किया था इजराइल के ऊपर। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सिक्योरिटी निज़ाम है बहुत ही मौसर है, चाहे वो मक्का का हो या मदीना का हो। तो अगर आप उनकी फ़िज़ाओं को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे जो भी मिसाइल होगा जिसको मर्जी टारगेट किया होगा उसे इंटरसेप्ट किया जाएगा। और यही किया सऊदी गवर्नमेंट ने भी, जिसमें अभी तक किसी जानी माली नुकसान की इतला तो मौसूल नहीं हुई। मकामी हुकाम ने आवाम से कहा है कि अफवाहों और कयास आ रहे हैं उनसे गुरेज किया जाए, सिर्फ सरकारी मालूमात का इंतज़ार करें। वाक़े के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है, गश्त को बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद नमाजें और ज़ायरीन का दाखिला मामूल के मुताबिक वहाँ पर जारी है। तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस तरीन इस्लाम के मकामात में से एक है, जहाँ सालाना लाखों मुसलमान ज़ियारत के लिए आते हैं। लोग तशवीश का शिकार हो गए थे और यकीनी तौर पे कंसर्न एक पाया जाता था सोशल मीडिया के ऊपर। जिस वक्त ये विजुअल सामने आए हैं वो जंगल में आग की तरह फैले हैं, तो लोग जानना चाहते थे। तो मुमकिन तौर पर ये यमन की जो मज़ामतकार हैं उनकी तरफ से मिसाइल फायर किया गया था इजराइल के ऊपर। और चूँकि ये सऊदी अरब की फ़िज़ाओं से गुजर के जाता है तो रास्ते में से मदीना में इंटरसेप्ट किया गया है और इसमें किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आने वाले दिनों की पेशरफ़ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।